नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले पार्ट में हम लोगों ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल तक अच्छे से समझ लिया था। तो चलिए इसी एक्ट को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल कामों को अलग अलग बॉडीज के जरिए मैनेज किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी का प्रमुख प्रशासनिक बोर्ड था, अब भी कंपनी के कॉमर्शियल डिसीजंस के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उनके पॉलिटिकल डिसीजंस पर अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंट्रोल हो गया। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मिलती थी, जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता था। इन्हीं पॉलिटिकल डिसीजंस को सीक्रेसी के साथ भेजने के लिए एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ही थी। इस कमेटी में सिर्फ 3 मेंबर्स होते थे, जिनका काम होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल से आई कॉन्फिडेंशियल पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस को गवर्नर जनरल तक पहुंचाना। इस तरह सीक्रेट कमेटी एक तरह का ब्रिज था ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनी के हायर पॉलिटिकल ऑफिसर्स के बीच, जिससे सेंसिटिव मैटर्स को सुरक्षित तरीके से हैंडल किया जा सके। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ की। तो देखिए, गवर्नर जनरल की काउंसिल अब सिर्फ 3 मेंबर्स की रह गई थी, जिसमें एक था कमांडर इन चीफ। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोनों पद दिए गए, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। उनको काउंसिल का डिसीजन ओवरराइड करने का भी अधिकार मिला, लेकिन उस फैसले की जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ती थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के ऊपर पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल दे दिया। ये एक्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।